सभी अन्नदाताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन को लेकर हम फिर हाजिर हैं कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। इसी कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे कृषि जगत की हलचलों को, यानी खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। आम, केला और पपीता के बाद अब अमरूद भी हुआ बागवानी मिशन योजना में शामिल। तीसरी फसल के रूप में करें मूंग की खेती, बढ़ेगी खेत की उर्वरा शक्ति। कम जगह में मछली पालन का बेहतर तकनीक है केज कल्चर। आम, केला और पपीता के बाद अब अमरूद को भी मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में शामिल किया गया है। दरअसल एक वक्त था जब आम के बाद अमरूद की खेती किसान भाइयों की दूसरी पसंद थी, लेकिन समय के साथ किसानों की रुचि अमरूद की खेती की तरफ कम होती चली गई। इसलिए उद्यान विभाग ने एक बार फिर से पटना जिले में अमरूद की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे बागवानी मिशन योजना में शामिल किया है। इस योजना से वैसे किसान जुड़ सकेंगे जिनके पास 25 डेसिमल जमीन होगी। किसानों को योजना की लागत राशि में 50% तक का अनुदान भी मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान भाई, गेहूं की फसल कटने के बाद अगर आपकी खेत खाली पड़ी है तो आप तीसरी फसल के रूप में मूंग की खेती कर सकते हैं। ये फसल कम समय में तैयार हो जाते हैं और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मूंग की खेती के फायदे को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक या यूं कहें कि कृषि विशेषज्ञ किसानों को इस फसल की खेती करने की सलाह देते हैं। दरअसल रबी फसल की कटाई के बाद अक्सर किसानों के खेत खाली रहते हैं, इसलिए इसकी खेती करने से किसानों को अतिरिक्त आय के अलावा खेतों का खाली समय में सदुपयोग, भूमि की उपजाऊ शक्ति में सुधार और पानी की सदुपयोग जैसी कई लाभ मिल जाते हैं। हालांकि इसकी खेती करते समय किसानों को कुछ खास बातों का ध्यान भी रखने की आवश्यकता होती है, जैसे मूंग की बुवाई कतार से कतार 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर पर ही करें। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, जिससे इसका काफी अच्छा अंकुरण प्राप्त हो सके। कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन के लिए हाल के समय में केज कल्चर एक बेहतर तकनीक के रूप में साबित हुआ है। केज कल्चर में पिंजरे की तरह दिखने वाला जाल का इस्तेमाल मछली पालन में किया जाता है। हाल के समय में जलाशयों, नदियों और तालाबों में केज कल्चर लगाकर मछली पालन का प्रचलन काफी बढ़ गया है। आमतौर पर जीआई पाइप से केज के फ्रेम को तैयार किया जाता है। इसके जरिए कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मछली की पैदावार की जाती है। मछलियां केज के भीतर ही पलती है और बढ़ती है। मछलियों को बढ़ने के बाद इसे तालाब या नदियों में छोड़ दिया जाता है। जलाशयों में जिस तरह केज को लगाया जाता है, वहां कम से कम 5 मीटर गहरा पानी होना चाहिए। अरबी हमारे यहाँ मुख्य रूप से सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। किसान भाई इसकी खेती का परंपरागत तरीका छोड़ वैज्ञानिक तरीका अपनाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अरबी की उन्नत किस्मों में नरेंद्र अरबी 1, नरेंद्र अरबी 2, पंचमुखी, सफेद गोरिया, सहस्त्रमुखी एवं C9 प्रमुख हैं। खबरें खेती की में आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात पटना जिले के बिहटा निवासी किसान वीरेंद्र कुमार से, जो खरबूजे की खेती करते हैं। बदलते समय के साथ कुछ किसान बदलाव कर रहे हैं और खास तरीके से खेती कर लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। पटना जिले के ऐसे ही एक किसान है वीरेंद्र कुमार, जो अलग तरीके से खरबूजे की खेती करते हैं। वीरेंद्र बताते हैं कि खरबूजे की फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। उसके बाद जैविक खाद डालकर पूरे खेत में मल्चिंग बेड बनाकर रुपाई करते हैं। फसल को
कीड़ों, मकोड़ों और फंगस की बीमारी से बचाने के लिए वीरेंद्र ड्रिपिंग एवं सिंचाई के माध्यम से खाद का भी प्रयोग करते हैं और साथ ही खाद और कीटनाशक दवाओं के स्प्रे का उपयोग करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। एक नजर डालते हैं राजधानी के अंटाघाट सब्जी मंडी पर और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। भिंडी 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, नेनुआ 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, खीरा 1800 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत की तमाम हलचलों को। अब वक्त है एक छोटे से विराम का, तो बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। धान की सीधी रोपाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें धान के बिचड़े को नर्सरी में तैयार किए बिना ही सीधे खेतों में रोपा जाता है। इसमें रोपाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। धान की सीधी बुआई में कृषि यंत्रों का कितना महत्व है, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ इंजीनियर बिमलेश पांडे जी। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की सीधी बुआई के बारे में। धान की सीधी बुआई कैसे करें, धान की सीधी बुआई क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तथा किन किन उपकरणों का इसमें ज़रूरत पड़ती है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंजीनियर विमलेश कुमार पांडे, जो सहरसा कृषि विज्ञान केंद्र में इंजीनियर के पद पे कार्यरत हैं। इंजीनियर विमलेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि धान की सीधी बुआई से क्या तात्पर्य है। आपके मार्फत मैं आपके दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि बिहार में धान की खेती प्रायः पौधशाला तैयार करके उसके बाद 20-25 दिन के बाद उन पौधों की रोपाई के द्वारा होती है। लेकिन उसमें क्या है कि रोपाई के समय जब वो उनकी आवश्यकता अधिक श्रम शक्ति की होती है तो उस समय श्रम शक्ति की समस्या आती है, जिसके कारण कृषि कार्य धान की रोपनी प्रभावित होती है। ऐसा प्रायः पाया गया कि कुछ वर्षा आधारित क्षेत्रों में जहां जल जमाव होता है, देखा गया कि लोग धान को ऐसे ही
ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, छिड़क देते हैं, जिसके बाद वो धान उगता है और स्वतः फिर उसको काटते हैं। तो किसानों के बीच ये भ्रांति है कि बोघा हम कर देते हैं, जो हो गया सो काट लिए। तो चूँकि बोघा करते हैं तो उसमें उनका ध्यान भी कम रहता है। लेकिन ऐसा पाया गया कि यदि हम वही प्रक्रिया अपनाएं जो रोपनी वाले धान के लिए अपनाते हैं, तो और बोघा को प्रॉपर पंक्तिबद्ध कर दें, तो हमें वही उत्पादन मिलेगा जो कि रोपाई वाले धान से मिलता है, बशर्ते कुछ सावधानियों को फॉलो किया जाए। तो धान की सीधी बुआई का तात्पर्य है कि धान के बीजों को सीधे खेत में डाल दिया जाए, जिसमें रोपनी वाली प्रक्रिया को विस्थापित कर दिया जाए, जिसको हम लोग धान की सीधी बुआई कहते हैं। इंजीनियर विमलेश, आपने सीधी बुआई के बारे में बताया कि धान की सीधी बुआई किस प्रकार करें, क्या तात्पर्य है। चूँकि हमारे यहाँ प्रचलन, आपने बातचीत में बताया कि रोपाई का है, पहले खेत में तैयार करते हैं बिचड़ा, उसके बाद रोपाई करते हैं, उसमें श्रम संसाधन भी अधिक लगता है और लोगों में यह भी मान्यता है कि उससे उत्पादन अच्छा होता है। तो अगर सीधी बुआई किसान भाई करते तो किन परिस्थितियों में सीधी बुआई कर सकते हैं वे लोग? कि सीधी बुआई दो परिस्थिति में की जाती है। एक तो जैसे अभी सूखे खेत में, और दूसरा यदि मान लीजिए कि बारिश हो गई और चूँकि बुआई का काम जब हम करते हैं तो केजव्हील लगा करके ट्रैक्टर में नहीं करते हैं। तो केजव्हील नहीं लगाना है और बुआई करनी है, तो वैसी स्थिति में हम जब बारिश हो गई तो उसको सूखी बुआई नहीं करेंगे, उसमें पंखनुमा खेत को तैयार करके, जिसको नम विधि कहते हैं, उस विधि से बुआई करते हैं। और दोनों विधियों के लिए अलग अलग यंत्र हैं। जब हम सूखी बुआई करते हैं तो उसके लिए दो यंत्र हैं। एक ट्रैक्टर ऑपरेटेड इंक्लाइंड प्लांटर होता है, जो कि सीड कम फर्टिड्रिल ही है वह भी। तो उसके प्रयोग से आप धान को उसके हॉपर में, बीज वाले हॉपर में, और खाद वाले हॉपर में, और हॉपर में जो खाद डालते हैं हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो उसको आप सीधे खेत को बढ़िया से तैयार कर लिए और सीधा ट्रैक्टर को बीज के साथ और उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के साथ खेत में चला दिए। गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखते हैं बीज गिराने की, ताकि वह बीज बहुत नीचे गहरा, धान का बीज बहुत गहरा नहीं डालते हैं, जैसे हम लोग गेहूं का करते हैं 3 से 5 सेंटीमीटर डालते हैं। धान के केस में हम लोग 1 से 2 सेंटीमीटर के भीतर ही गहरा रखते हुए खेत में उसको डाल देते हैं। तो ये तो सूखी विधि में हो गया। अब यदि बारिश हो गई तब हमें धान की सीधी बुआई करनी है, तो इसके लिए हम लोग एक पैडी ड्रम सीडर आता है जो मानव चालित होता है। एक आदमी उस मशीन को आसानी से खींच सकता है। उसके लिए हम लोग खेत को पहले तैयार कर लेते हैं, पंखनुमा, इस तरह से पंखनुमा करते हैं कि उसमें पानी कहीं नहीं लगा होता है, और तब उसमें धान के बीज को उपचारित करने के बाद उसमें उसके डब्बों में भर लेते हैं और सीधा उस पंखनुमा खेत में उसको चला देते हैं, जिसके छिद्रों से धान 8 लाइन में, 4 डब्बे होते हैं, 8 पंक्तियों में धान के बीज खेत के भूमि में जा कर के सट जाते हैं। और 5-7 दिन के बाद उसमें से अंकुरन आता है, पौधे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थिति में हम लोग धान की सीधी बुआई अलग अलग मशीन की सहायता से कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को धान की सीधी बुआई की प्रक्रिया के बारे में। तो जब हमारे किसान भाई करना चाहेंगे सीधी बुआई धान की, तो उनको कुछ यंत्रों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं जिसकी मदद से वे सीधी बुआई करेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उन्हें मिले? जैसा कि हमने चर्चा के क्रम में कहा कि 2 परिस्थितियों में धान की सीधी बुआई की जाती है, सूखी विधि और नम विधि के सहारे। तो सूखी विधि में ट्रैक्टर ऑपरेटेड यंत्र भी, जो कि इंक्लाइंड प्लांटर कहते हैं, वह उपलब्ध है, जो ट्रैक्टर के सहायता से चलता है। और दूसरा एक मशीन है जो मानव चालित ही है, वो 4 पंक्तियों में वह मशीन बीजों को गिराता है
जिसको पैडी व्हीट सीडर कहते हैं। पैडी व्हीट सीडर इसलिए कहते हैं कि इस मशीन का प्रयोग हम लोग गेहूं की बुआई के लिए भी करते हैं। मानव चालित मशीन है ये, जिसको हम लोग सूखी परिस्थिति में हम लोग खेत में चला सकते हैं। जहाँ तक उर्वरक डालने की व्यवस्था होगी, चूँकि ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है तो उसमें तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र डालने की व्यवस्था होती है। यदि मानव चालित मशीन का आप प्रयोग करेंगे तो इसमें खेत की तैयारी के समय ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटास मिला दीजिए और इसके बाद जो है इस मशीन में धान के उपचारित बीजों को भर करके और आप सीधा खेत में चला सकते हैं। चूँकि यह एक विधि हमारे किसान भाई अपनाएं और इसका क्या क्या फ़ायदा होगा, ताकि अगर हमारे किसान भाई को इस विधि से खेती करने में अगर फ़ायदा होगा तभी वे अपनाएंगे। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं धान की सीधी बुआई के? सीधी बुआई खरीफ में हमारा चूँकि जो फसल प्रणाली है, जो क्रॉपिंग सिस्टम है, धान गेहूँ आधारित है और रबी में धान के बाद कुछ दलहनी और तेलहनी फसलों की खेती की जाती है। समस्या क्या आती है कि धान की फसल को यदि हम 20 नवंबर तक हार्वेस्ट कर लें, काट लें, तब तो हम उसमें मनचाहा रबी की फसलें ले सकते हैं। मसूर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, सरसों तीसी ले सकते हैं, मक्का और गेहूं भी ले सकते हैं। गेहूं के सिंचित प्रभेद को भी समय वाले प्रभेद को भी ले सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि चूँकि हमारी खरीफ की खेती इतनी विलम्ब हो जाती है कि जिसके कारण हमारा रबी का फसल प्रभावित होता है। तो सीधी बुआई का एक लक्ष्य तो ये है कि हम अपने खरीफ की खेती को कैसे प्लानिंग करें ताकि हमें रबी में खेत समय से खाली मिले। उसमें क्या करते, जैसे आप जब सीधी बुआई करते हैं तो रोपनी वाली प्रक्रिया तो हट गई उससे। यदि आप रुपाई करते हैं तो पहले पौधशाला तैयार करते हैं, इसके बाद आप 20-25 दिन के बाद आप पौधों को लगाते हैं खेत में। आप ध्यान दिए होंगे कि जिस समय आप रोपनी कर रहे हैं, खेत में धान की रुपाई कर रहे हैं, उस समय पौधे सीधा खड़ा नहीं होते हैं, उनको खड़ा होने में 5 दिन समय लगता है। तो 5 दिन तो वैसे समय हमारा बच गया। और चूँकि हम बुआई की प्रक्रिया संक्षेप में थोड़ा बताइए, हमारा समय डायरेक्ट करते हैं तो 10 दिन हमारा, 1 हफ्ता हमको अलग से समय मिल जाता है। तो हार्वेस्टिंग के समय में हम मतलब 10 दिन पूर्व जो है पौधे को की बचत हो जाती है हमारे जी किसान भाइयों। जी जी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे इंजीनियर बिमलेश पांडे जी ने कितनी विस्तार से जानकारी दी धान की सीधी बुआई के बारे में। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। इंजीनियर बिमलेश, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की ओर। किसी भी फसल में उर्वरक का प्रयोग अच्छा माना जाता है, खासकर हरी खाद, जिससे न सिर्फ हमारी मिट्टी भुरभुरी होती है, जल क्षरण की क्षमता में भी वृद्धि होती है, मृदा शक्ति में बढ़ोतरी होती है और साथ ही उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। आइए इसी विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हमारे कृषि विशेषज्ञ SP सिन्हा जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरित खाद प्रबंधन के बारे में, जिसकी विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के विभागाध्यक्ष डॉक्टर SP सिन्हा जी। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपने अपना समय दिया। डॉक्टर साहब, हरित खाद प्रबंधन क्या है? ये जो हरित खाद प्रबंधन है, ये जैसा कि इसका नाम है कि पौधे को, हरे पौधे को उगाते हैं, दलहनी कुल के पौधे को उगाते हैं खेत में और नरम और मुलायम अवस्था में ही मिट्टी में जुताई करके मिला देते हैं, जिससे हमारा जो वो हरा पदार्थ है, जिसको बायोमास अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो हरा पदार्थ सड़ जाता है, गल जाता है मिट्टी में। पानी लगाते हैं खेत में, पानी लगाने के बाद हम लोग उसको छला गला देते हैं खेत में। इसके बाद आगे वाली फसल की बुआई जो करना हो करते हैं। इसी को हम लोग हरित खाद कहते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको जानकारी दिया कि हरित खाद क्या है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के मन में एक बात आती है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये जो हरित खाद हमारा है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि सही तरीक़ा से देखा जाए तो हरित खाद यदि हम प्रबंधन कर देते हैं अपने खेतों में, खास करके बरसात के दिनों में हरित खाद प्रबंधन करना ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि वर्षा रहता है, नमी रहता है, खेतों में नमी होती है, पानी जमी रहती है,
जिसके चलते उसका सड़ना बड़ा आसान होता है। तो इसको लिए हम लोग बरसात के समय में हम लोग इसको उगाते हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं। नंबर एक, इसमें देखिए जब भी आप इसको बुआई करेंगे तो ये क्या करेगा कि सारे का सारा पोषक तत्व जो हमारे खेतों में फसलों के लिए 17 पोषक तत्व जरूरी है, ये सभी पोषक तत्व को प्रदान करता है। और नीचे से गहरी जड़े वाले फसल वो लगाते हैं, वो गहरी जड़ से पोषक तत्व लेता है और ऊपर छोड़ देता है। तो इस तरह से न्यूट्रिएंट का एक तरह से कहें रिसाइकलिंग हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा ये है। दूसरी बात कि हमारे मिट्टी की में जो हरा पदार्थ सड़ता गलता है तो उसके चलते वो बहुत तरह का कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक अम्ल जो है बनते हैं और वो हमारे खेतों के रासायनिक दशा, भौतिक दशा एवं जैविक दशा में काफ़ी सुधार लाते हैं, जो फसल उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल है। और इसके ग्रीन मैन्योरिंग अपनाने से हमारा खेत यदि अम्लीय है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता कम जाती है, और लवणीय है तो उसकी लवणीयता कम जाती है। यानी जो भी प्रॉब्लम सॉइल है हमारे खेत में तो वो प्रॉब्लम सॉइल का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है और इस तरह से हमारे खेत की प्रतिक्रिया दुरुस्त हो जाती है। इसके अलावा ये के करने से हमारे खेतों में खरपतवार का भी प्रकोप कम जाता है। खरपतवार का प्रकोप दो तरीके से कमता है। नंबर एक कि जो हमारे जैसे बरसात के दिनों में या बरसात से जस्ट पहले हम लोग लगाए ये खेत में हरित खाद, तो जैसे हरित खाद हम लोग लेते हैं, दलहनी कुल का पौधा लेते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो ये बढ़वार करके पूरे ज़मीन को ढक लेता है। तो जो भी खरपतवारों का उगाव होता है वो नहीं होता है, होता भी है तो उसमें फलन फूलन नहीं आता है, तो उसके फल और फूल बीज झड़ के खेत में नहीं गिरते हैं, जिससे अगले साल बीजों की मात्रा खेतों में कम हो जाती है। और साथ ही साथ दूसरा तरीका कि जब ये सड़ते हैं खेत में तो अपने साथ साथ बहुत से ऑर्गेनिक अम्ल बनाते हैं और ये अम्ल जो है सारे जो खरपतवार के बीज हमारे जो खेत में हैं उनको भी सड़ा गला देते हैं, उनकी भी जो है जर्मिनेबिलिटी जिसको कहें माने अंकुरण क्षमता में कमी आ जाती है, तो जिसके चलते उनका अंकुरण नहीं होता है तो खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। तो खरपतवार को ये दो तरीके से नियंत्रण करते हैं। इसके बाद सभी पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं और हमारे मिट्टी की जल धारण क्षमता जिसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, यानी जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होगा कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, ये भी फ़ायदा है। कम उर्वरक डालेंगे तो भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, या ग्रीन मैन्योरिंग यदि अच्छा से कर लिए तो उर्वरक नहीं भी डालेंगे तब भी हमारा बढ़िया उत्पादन हो जाएगा। तो इस तरह से इसके डालने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ख़ास कर करके जो भूक्षरण होता है, आप देखते होंगे कि बरसात के दिनों में जल से भूक्षरण होता है, गर्मी के दिनों में यदि गहरी जुताई करने के बजाय पाउडर बन गया हमारा ऊपर का सतह तो वो हवा से उड़ जाता है। तो ये क्या होता है कि जब हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो मिट्टी में पकड़ने कणों को आपस में सीमेंटिंग एजेंट यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, जिससे कण का मिट्टी के कणों का कटाव नहीं होता है, जिससे हमारा मिट्टी का भूक्षरण नहीं होता है। जो हमारे लिए उपजाऊ मिट्टी है वो बनी रहती है, बरकरार रहती है, तो ये भूक्षरण रोकता है। इसके अलावा हमारे मिट्टी के तापक्रम को नियंत्रित रखता है, हमारे मिट्टी में हवा और पानी का रेशियो है उसको नियंत्रित रखता है। हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवियों की संख्या, वही सूक्ष्म जीवी के चलते हमारा उत्पादन होता है, तो वो सूक्ष्म जीवियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। डॉक्टर साहब, कौन कौन से फसल को हरित खाद के व्यवहार में लाया जा सकता है? हाँ, ग्रीन मैन्योरिंग में या हरित खाद प्रबंधन में हम लोग एक फसल लेते हैं जिसको ढैंचा कहते हैं, सभी किसान भाई जानते हैं, और इस ढैंचे का 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से मई के महीना में अच्छी नमी में बुआई कर देते हैं। और बुआई करने के समय NPK का रेशियो 10-20 यानी नाइट्रोजन 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम फॉस्फोर और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा डाल देंगे बुआई करने से पहले खेतों में। और उसके बाद हम ढैंचा की बुआई कर देंगे और बुआई करने के बाद जब ढैंचा हमारा करीब 45 से 55 दिनों का हो जाए तो उसके बाद उसको खेतों में नमी लगा के
उसकी जुताई करके मिट्टी में मिला देंगे और सड़ गल जाएगा और इसके 7-8 दिनों के बाद हमारा जो है धान लगाने के लायक हमारा हो जाएगा खेत। और सड़ने गलने के बाद यदि धान का कर देते हैं और इस तरह से यदि किसान भाई बढ़िया से ढैंचा की खेती करें जिससे लगभग 25 टन बायोमास प्रति हेक्टेयर पैदा हो जाए, तो एक दाना फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारा काफ़ी उत्पादन होगा धान का। और इस तरह से किसान भाई हरित खाद का करेंगे। डॉक्टर साहब, आज आपने हम लोगों के कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना धान की सीधी बुआई में कृषि यंत्रों के महत्व के बारे में और साथ ही आपने जाना हरी खाद के प्रबंधन के विषय में। अब वक्त है वो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।